हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का अंतिम चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले सारे के सारे चैप्टर आपके कंप्लीट कराए जा चुके हैं। इस चैप्टर के साथ आपके मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और अब आपका कोई भी ऐसा चैप्टर बाकी नहीं है जो थर्ड सेमेस्टर में हो। फुल कोर्स आपका आज इस चैप्टर के साथ कंप्लीट कर दिया जाएगा और आज ही इसी वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि समुच्चय में बस आपको इतने पॉइंट्स पे अच्छे से काम करना है और नीचे के जो 3 पॉइंट्स हैं इन पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस इतना हम लोगों को करना है और ढंग से सीखना है, समझना है। बस ये सारे के सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरा मानना है आज आप ढंग से इसको सीखने के बाद अच्छे से पूरी तैयारी करें। आपके एग्जाम की डेट भी लगभग अप्रैल में संभावित मानी जा रही है कि अप्रैल के लास्ट तक हो सकता है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। आप लोग तैयारी खूब डट के करें, जम के करें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में, हर जगह शेयर करते रहिए। तो चलिए देखते हैं समुच्चय। अगर मैं बात करूं कि समुच्चय क्या है, जैसे सबसे पहले ये थीम मैंने इसलिए नोट कर लिया साइड में कि कोई भी चीज़ मिस ना हो और आपको एक क्रम से चीज़ों को समझाया जा सके। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपका समुच्चय क्या है, सेट क्या है। समुच्चय क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स मतलब चीजों का समूह है ना, या वस्तुओं का कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज हो या कोई भी बात कहे, उसका वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह। सुपरिभाषित, अगर हिंदी में बात करें, सुपरिभाषित समूह, इसका मतलब जिसकी एक ढंग से परिभाषा हो, डेफिनेशन हो, जिसके बारे में हम कुछ सही कह सकें, स्पष्ट रूप से कह सकें, वो सेट होता है, यानी समुच्चय होता है। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित, या एक और चीज कह सकते हैं सुस्पष्ट भी कह सकते हैं, दोनों बातें साथ में बोल सकते हैं, समूह। समूह का मतलब क्या है? कलेक्शन। तो इसीलिए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। वेल डिफाइंड, जो अच्छे से डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड थिंग्स, इसी को हम सेट कहते हैं। तो सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, यानी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित सुस्पष्ट समूह ही क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। तो जैसा कि इसमें आप वर्ड देख रहे हैं, क्या आया? समूह। हमेशा सेट, समुच्चय में चीजें एक समूह में होती हैं, कलेक्शन में होती हैं, ग्रुप में होती हैं, और किसी भी सेट या समुच्चय के अवयव को इस कर्ली ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट जिसको कहते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, है ना। तो इसके अंदर लिख करके उन अवयवों को प्रदर्शित किया जाता है। अभी हम अच्छे से चीजों को समझेंगे। तो अब ये बात कैसे समझी जाए कि कोई चीज सुस्पष्ट है या सुपरिभाषित है, यानी कोई चीज समुच्चय है या नहीं है। अब जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक साल में, एक वर्ष में महीनों की संख्या बताइए, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि क्या एक साल में महीनों की संख्या एक सेट है, समुच्चय है? बिल्कुल है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आप सब बोल सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो ये एक सेट है, समुच्चय है। अगर मैं कहूं एक हफ्ते में दिनों की संख्या, तो 7 होती है, आप सभी जानते हैं, और सभी दिनों के नाम आप लिख सकते हैं। तो ये क्या है? एक समुच्चय है। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समूह, क्या ये समुच्चय है? बिल्कुल। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर या वर्ण क्या है? बिल्कुल समुच्चय है। हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षर या वर्ण बिल्कुल समुच्चय है, क्योंकि ये सब आप काउंट कर सकते हो और आपके पास इनके बारे में इंफॉर्मेशन है एक वेल डिफाइंड रूप से। लेकिन अगर आपसे यही चीज कही जाए कि सभी अच्छी मूवीज का कलेक्शन, तो आपने बोला अब कोई मूवी, कोई फिल्म है, वो आपके लिए तो अच्छी है, लेकिन हो सकता है अगले के लिए अच्छी ना हो। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सभी अच्छी मूवीज या अच्छी फिल्म का समूह, ये समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि एक पिक्चर या फिल्म आपके लिए अच्छी होती है और अगले के लिए वो हो सकता है अच्छी ना हो। तो ये बात सुस्पष्ट या सुपरिभाषित नहीं है। जैसे अगर बोला जाए कि सभी स्वादिष्ट मिठाइयाँ, तो अगर हो सकता है कोई चीज आपको बहुत स्वादिष्ट लगी है, अगले को ना लगे, तो ये एक सुस्पष्ट या सुपरिभाषित बात नहीं हुई। इसमें आप भ्रम की स्थिति है, किसी के लिए कोई चीज अच्छी, किसी के लिए अच्छी नहीं है। सभी अच्छी किताबें, तो किताबें, कोई किताब आपके लिए अच्छी है तो अगले के लिए अच्छी नहीं है, ये भी सुस्पष्ट बात नहीं है। यानी कि ये सब समूह जरूर दर्शा रहे हैं, लेकिन ये सही से परिभाषित नहीं है। तो इसलिए इनको हम कभी भी, अब जैसे आप बोले कि आपके गांव में सभी बुद्धिमान लोगों का समूह, तो आप किसी
कोई व्यक्ति आपके नजर में बुद्धिमान है, अगले के नजर में वो बेवकूफ है या फिर बुद्धिमान नहीं है या कम बुद्धिमान है, तो इसलिए ये सब बातें स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें कलेक्शन जो जितने भी समूह आप सुन रहे हैं ये सब सेट नहीं है। लेकिन वहीं बोला जाएगा कि इंग्लिश के जितने भी आपके लेटर हैं, ठीक है, वर्ण है, उसमें वॉवेल्स यानी स्वर, जो अंग्रेजी के स्वर होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, ये कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हमने जो देखा, ये जो चीजें हैं, अगर हम इसको करली ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि समुच्चय को किस ब्रैकेट में लिखते हैं? करली ब्रैकेट में, मंझला ब्रैकेट में। ये एक समूह या ये जो चीज आपके सामने दिख रही, ये एक सेट है, समुच्चय है। ठीक, ये ऐसा समूह है जो क्या है? सेट है या समुच्चय। अगर हम इसको नाम देना चाहें तो ऐसे ए इज इक्वल टू, इस तरीके से मान लेते हैं कि ये सेट ए है। यहां पर ए बी कुछ भी हो सकता है, एक नाम है सिंपली कि कोई एक सेट या समुच्चय ए है जो कि किस पर आधारित है? वो आधारित है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों या वॉवेल्स पर। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे बाकी व्यंजन है तो वो 21 व्यंजन है, टोटल आपके अक्षर 26 है इंग्लिश वर्णमाला में, अंग्रेजी के वर्णमाला में, आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से चीजें, क्या चीज सेट है, क्या चीज सेट नहीं है, क्या समुच्चय है, क्या समुच्चय नहीं है, आप समझ सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, अब आप देखें अगर प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं। जैसे मैं बोलूं कि एक कोई सेट है बी जिसमें प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये प्राकृतिक संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं। ये एक सही से डिफाइन है, मैथमेटिक्स में इसको परिभाषित किया गया और ढंग से आप इसके बारे में कह सकते हैं। तो ये एक समुच्चय है। ठीक है, सम संख्याएं, तो सम संख्याएं 2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ती हैं, ये भी एक क्या है? समुच्चय है। विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 ऐसे आगे बढ़ रही हैं, तो ये भी क्या है? समुच्चय है। ठीक, तो ये सब समुच्चय, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, अच्छे से परिभाषित है। तो मुझे आशा है आप समझ गए कि समुच्चय क्या होता है और समुच्चय क्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं, प्रारंभ करते हैं कि समुच्चय में, जैसे बहुत बेसिक बात अगर करें और भी, जैसे मान लेते हैं कोई एक ए समुच्चय है और इसके अंदर मैं लिखता हूं 2 4 6 8। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि समुच्चय में कितने सदस्य हैं, तो आप देखेंगे समुच्चय में 1 2 3 4 4 सदस्य हैं। तो अगर कभी सदस्य, समुच्चय के सदस्यों की संख्या पूछी जाए किसी भी समुच्चय में, सदस्यों की संख्या बोली जा सकती है या फिर अवयवों की संख्या बोली जा सकती है, या फिर एक और चीज है तत्वों की, यानी किसी समुच्चय के तत्वों, अवयवों या सदस्यों की संख्या को आप इस नाम से, इतने नामों से जाना जा सकता है। अगर पूछा जाए इस समुच्चय में कितने तत्व हैं, तो 4, या कितने अवयव हैं, तो 4 अवयव हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं, तो 4, तो आप सीधे बोलेंगे 4। इसको n ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि ये समुच्चय ए समुच्चय से प्रदर्शित किया गया है, इसलिए आप क्या करेंगे ऐसे n आगे लिखेंगे और a ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका मतलब आप नंबर बता रहे हैं, संख्या बता रहे हैं। n का मतलब नंबर यानी संख्या, ए समुच्चय की संख्या, ए समुच्चय में सदस्यों की संख्या 1 2 3 4, यहाँ ये उत्तर हो गया। इसी NA को एक और नाम अंग्रेजी में कार्डिनल नंबर के नाम से भी जाना जाता है, कार्डिनल नंबर। ठीक है, ऐसे कार्डिनल संख्या। अगर कभी कोई तत्व, कोई ऐसे समुच्चय दे दिया जाए, मान लीजिए ऐसे x कोई समुच्चय दे दिया गया 1 2 3 4 5 6, और आपसे कहा जाए कि इसमें आप इसकी कार्डिनल संख्या बताइए, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ही हैं, तो इसका जो n होगा, ऐसे कार्डिनल संख्या कैसी लिखी जाएगी? x है ना, तो n लिख करके x और बराबर 6, तो कार्डिनल संख्या इसकी 6 हो जाएगी। ठीक है, जैसे कभी भी ऐसे लिखा है 2 5 8 11 13, और आपसे कहा जाए इसकी कार्डिनल संख्या बताइए, तो आप मान लीजिए ये समुच्चय b है, तो आप इसका n ऐसे लिख करके b बराबर कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5, इसमें 5 है तो ये nb 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कार्डिनल संख्या या इसको कार्डिनल नंबर हम ऐसे बोल सकते हैं। यही जो अवयवों की संख्या होती है, कितने सदस्य हैं, कितने अवयव हैं, इसी को कार्डिनल संख्या बोला जाता है, और कुछ नहीं, कोई टफ चीज नहीं, बहुत ही इजी तरीके से आप चीजों को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे ढंग से। अगर ये सब पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं एक नंबर या ऑब्जेक्टिव में कभी ऐसा कुछ हो जाए। अब आती है बात कि समुच्चय की जो विधियां हैं वो क्या है, समुच्चय विधियां। तो इसकी जो विधि है, जो जिस विधि से आप लिखते हैं
तो वो क्या क्या विधियां हैं वो हम देखते हैं। तो इसकी जो विधि है मुख्यतः 2 प्रकार की विधि पर हम चर्चा करेंगे जिसमें आप इसको लिखते हैं। एक आपके सामने लिखा है रोस्टर विधि, जो कि रोस्टर विधि होता है समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए, रोस्टर विधि, या इसी को सारणीय विधि भी बोलते हैं, है ना, इसी का नाम एक सारणीय विधि भी है, ठीक है। और एक इधर आप देख सकते हैं इसको गुण विधि, है ना, गुण विधि कह सकते हैं, या फिर इसी का एक नाम समुच्चय निर्माण विधि भी है, समुच्चय निर्माण विधि, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। ये 2 आपके सामने 2 रूपों में आपको समुच्चय लिखने को मिलता है। ये जो रोस्टर विधि है या फिर सारणीय विधि, 2 में से चाहे जो बोले, ये कैसे होता है, इसको ऐसे ही जब जो अभी लिख रहे थे आप ब्रैकेट में, जैसे मैं लिख दूं 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये जो लिखे हैं इस समय ये क्या है, ये जो इस फॉर्म में ब्रैकेट में लिखा, नंबर से लिख दिए गए हैं, संख्याएं ही लिख दी गई, यही रोस्टर विधि है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैं ऐसे बोलता हूं, चलिए 1 3 5 पूरा क्रम से लिख लेते हैं, विषम संख्या है ना, 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से। तो देखा जाए तो ये प्रथम 6 स्टार्टिंग की 6 विषम संख्याएं हैं, ठीक। ये बात आपकी रोस्टर विधि में हो गई। और अगर हम इसको यहां लिखना चाहें गुण विधि में तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको सेट ए माना है, इस चीज को विषम संख्याओं के समूह को ए माना है हमने अपनी तरफ से, तो हम यहां ऐसे लिखेंगे, ए क्या है इसमें आप ऐसे ए बराबर ऐसा लिखेंगे। तो अब आप अपनी तरफ से इस अंदर वाले तत्वों को ऐसे बोलेंगे, x इज सच दैट x, अब ध्यान दीजिएगा, x फिर 2 बिंदु लगाएंगे, इसका मतलब है x ऐसा है कि x, ठीक, x ऐसा है कि x, x का मतलब ये जो अंदर चीजें लिखी इनको हम x के रूप में बात कर रहे हैं। x ऐसा है कि x क्या है, प्रथम स्टार्टिंग की जो चीज है, देखिए इसका नाम क्या है, गुण विधि, एक नाम ये भी एक गुण, गुण मतलब कि ये इसका गुण क्या है, इन संख्याओं का या इस समूह का गुण क्या है, इस समूह का गुण है कि ये सभी प्रथम 6 विषम संख्याएं हैं। ये क्या है, स्टार्टिंग की 6 विषम संख्याएं, यही गुण है। इसी रूप में लिख देंगे तो ऐसे शुरू करेंगे, x फिर 2 बिंदु, बोलेंगे x क्या है, प्रथम 6 विषम संख्याओं का समूह या विषम संख्याएं, बस इतना लिख दीजिए। इस रूप में हमने लिखा, ब्रैकेट बंद किया। तो ये क्या है, ये गुण विधि है या समुच्चय का निर्माण विधि है, ठीक। देखिए इसमें हम समुच्चय निर्माण भाषा लिख रहे हैं। जैसे मैं यहां पर मानूं कि यहां पर कोई x है, चलिए b मान लेते हैं, कोई बात नहीं, b मान लेते हैं, b एक समूह है। अब यहां मान लेते हैं, देखिए हम 1 2 3 4 5, चलिए 5 ही तक ये लिख दिया। तो ये आपको मालूम है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है ना, 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहां पर आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, x इज सच दैट x ऐसा है कि, ये 2 बिंदु को पढ़ते हैं, x ऐसा है कि x। अब ये जो x लिया जा रहा है इसका मतलब ये जो अंदर नंबर है इनको दर्शाने के लिए लिया जा रहा है, बस कुछ नहीं, अपनी तरफ से इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। x ऐसा है कि x ये क्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, यही तो है। और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये हो गया। तो सिंपल आप देख रहे हैं, एक रोस्टर विधि या सारणी विधि जो इस रूप से चल रही है, और एक आप देख रहे हैं ये ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। अब कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए यहां पर C है, तो अब हम कोई तीसरा समुच्चय एक और लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी चीजें छोड़ते हैं, फिर आगे आप समझ गए होंगे कि कैसे लिखा जा रहा है, क्या इसका मतलब है, ठीक है। अब जैसे मैं इस तरीके से लिखता हूं कि चलिए यहां पर लिख लिया जाए 2 4 6 8 10 12, चलिए ये लिख लिया गया, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या है, सम संख्याओं का समूह है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये सम संख्याएं क्या है, ये प्रथम 6 सम संख्या, तो आप यहां लिख देंगे प्रथम 6 सम संख्या। अब चलिए हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक रूप में आपके सामने प्रदर्शित करते हैं, जैसे 10 के बाद 12 14 16 18, चलिए इतना ले लिया, ये सम संख्याएं हैं, ठीक है, ये भी सम संख्याएं हैं। लेकिन हम ये बोल देंगे यहां पर कि C बराबर क्या है, ऐसा बोलेंगे कि x ऐसा है कि x, पहले तो ये इतना लिखते हैं, x ऐसा है कि x क्या है, यानी ये जो संख्या है ये क्या है,
10 और 20 के बीच की सम संख्या, ऐसा बोल सकते हैं ना, 10 से 20 के मध्य की सम संख्या है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहां लिखेंगे कि x ऐसा है कि x 10 तथा 20 के मध्य की सम संख्याएं हैं, या सम संख्याओं का समूह भी बोल सकते हैं, बस ऐसा लिख दिया। ये सेट बिल्डिंग हो रहा है, सेट का निर्माण हो रहा है, समुच्चय का निर्माण हो रहा है, इसीलिए। और ये इन चीजों की, ये लिखी गई संख्याओं के गुणों को भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं वो किस गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसीलिए इसका एक नाम गुण विधि या प्रॉपर्टी सेट भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से ये बातें समझ गए होंगे। ये है क्या, अब इनका निरूपण आगे जब मिलेगा तो अच्छे से हम सीखेंगे। तो ये बातें दो तरीके से जो सेट को यानी समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चय के प्रकार क्या है? पहला सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय को क्या बोलेंगे? सीमित समुच्चय ऐसा समुच्चय होगा जिसका इंग्लिश में नाम है फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसको गिना जा सके, काउंट किया जा सके। सीमित समुच्चय मतलब फाइनाइट सेट, है ना, जो सीमित है, जिसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सीमित समुच्चय है। जैसे कोई भी चीज है, मैं बोलूं कि 1 से 10 के बीच के सभी पूर्णांक बिल्कुल आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सीमित समुच्चय है। तो सीमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके अवयवों को, सदस्यों को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो सीमित समुच्चय। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आराम से आप बोल सकते हैं, जैसे 1 से 30 के बीच की सम संख्या है, ये सीमित हुआ। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लेते हैं कि ये है, हमने यहां पर कोई भी चीज लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या, ये सीमित समुच्चय है क्योंकि 7 ही लिया गया। ठीक है ना, ये बात आपकी सीमित समुच्चय, प्राकृतिक संख्या है क्योंकि 1 से स्टार्ट है। ठीक है, इसी तरीके से एक अगर मैं और एग्जांपल लेता हूं, 0 1 2 3 4, तो ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती हैं आपको मालूम है, होल नंबर जिसको कहते हैं पूर्ण संख्या, जो 0 से प्रारंभ होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जिसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर, जिसको हम N से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनको 1 से प्रारंभ किया जाता है और इसको N से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं ये होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें 1 से शुरू करके 1 2 3 4 5, फिर इसकी कोई लिमिट नहीं, अनंत तक प्राकृतिक संख्या। 0 से शुरू करके 0 1 2 3 4 ऐसे चल के अनंत तक, ये पूर्ण संख्याएं हैं। ये आपको अलग से मालूम ही होता है, फिर भी मैंने यहाँ पर चर्चा कर ली। ठीक है, खैर यहाँ पर जो अभी हमने सारी की सारी नहीं संख्याएं ली हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ क्या लिया है? प्रथम 7 प्रथम 4, ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, ये फाइनाइट है, इनको हम गिन सकते हैं, 7 ही संख्या है। लेकिन यहीं पर अगला इसी का टाइप अगर हम बात करें, असीमित समुच्चय जो अगला है, असीमित जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित, है ना, असीमित समुच्चय जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब ये बताइए, जो असीमित समुच्चय नाम से ही पता चल रहा है जिसकी कोई सीमा ना हो, जैसे सभी प्राकृतिक संख्याएं, जैसे सभी प्राकृतिक संख्या, ये असीमित है क्योंकि हमें अंतिम आखिरी लिमिट पता ही नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्या, आपको ये जरूर मालूम है कि नेचुरल नंबर प्रारंभ किससे होते हैं? अगर देखा जाए, इसको हम ऐसे माने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब मालूम है, लेकिन अंत नहीं पता है, अनंत तक होती हैं ये। इसीलिए हमें ये एक असीमित समुच्चय है। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या, अगर मान लीजिए हम यहां पर लिखें 0 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक पूर्ण संख्याएं, ये पता नहीं है कहां तक जाए। ये सभी समुच्चय असीमित है। कोई भी चीज इस तरीके की हो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो असीमित समुच्चय है, जिसके बारे में पता नहीं है, अनंत है। ठीक है, वो असीमित है। तो ये सीमित और असीमित दो समुच्चय आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर ये पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि कभी हो सकता है 1 नंबर में चीजें लिखने में भी पूछी जाए। सीमित हो गया, असीमित हो गया। अगला है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त यानी खाली, है ना, रिक्त हो, जो इसका मतलब क्या होता है? खाली, जिसमें कुछ ना हो। रिक्त समुच्चय, जिसको नाम कई दिए जाते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब ये होता है खाली, या फिर नल सेट। नल का मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसमें कुछ है ही नहीं, या फिर वाइड। इतने नामों से इसको हम इंग्लिश में जानते हैं। ठीक है, तो ये जो रिक्त समुच्चय का मतलब ये जिसमें कुछ ना हो। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूं, अगर आपसे कहूं कि 9 और 10 के बीच, 9 और 10 के मध्य पूर्णांक,
तो क्या ये पॉसिबल है कि 9 और 10 के बीच में कोई पूर्णांक हो ही नहीं सकता। दशमलव में संख्या हो सकती है 9.1, 9.2, लेकिन 9 और 10 के बीच कोई पूर्णांक हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय है। जब भी ये बोला जाएगा 9 और 10 के मध्य पूर्णांक का समुच्चय, तो वो रिक्त है ना, मतलब उसमें होता ही नहीं। 9 और 10 के बीच में कोई पूर्णांक आता है नहीं, लेकिन ये होता 9 और 11 के बीच में तो 10 आ जाता, ये पूर्णांक होता तब तो होता। लेकिन क्या 9 और 10 के बीच में कोई पूर्णांक का मतलब पूरा पूर्णांक होगा? नहीं, पॉइंट में होगा, दशमलव में होगा, 9.1, 9.2, 9.3 इस तरीके से, लेकिन कोई पूर्णांक पूरा इंटीजर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं केवल खाली ब्रैकेट लगा के, या तो ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा होगा, जीरो भी नहीं लिखा होगा, खाली ब्रैकेट, या फिर एक ग्रीक अक्षर होता है फाई। जैसे हमारे यहाँ ये ABCD आप देखते हैं, वैसे ही जो ग्रीक लेटर्स होते हैं, ग्रीक लेटर्स अक्षर होते हैं, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे ही जैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, है ना, ये सब आप पढ़ते हैं इसी में। ये फाई, साई, बहुत सारे लेटर्स होते हैं, तो इसी फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस लेटर का नाम है फाई। ये ग्रीक अक्षर है, इससे भी केवल फाई बना दिया तब भी मतलब वो रिक्त समुच्चय है। तो अब आप बताइए, क्या 9 और 10 के मध्य पूर्णांक ये लिखा है, तो ये कैसा समुच्चय? ये एक रिक्त समुच्चय। इसके लिए हम केवल बस इतना बना देंगे, या हम कह देंगे फाई। ठीक है, बस। तो ये रिक्त हुआ। अब इसके बाद रिक्त समुच्चय के बाद अगला आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या है? एकल समुच्चय जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में सिंगलटन। ठीक है, देखिए लिखा हुआ वहां पर सिंगलटन समुच्चय सेट। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये क्या होता है जिसमें केवल एक ही सदस्य हो। देखिए रिक्त में खाली था, कोई नहीं था, यहां पर केवल एक ही सदस्य हो। जैसे कहीं पर सेट में केवल ऐसे लिखा 2 लिखा है, या कहीं पर केवल 1 लिखा है, या कहीं 0 भी लिखा है। ऐसा नहीं, कई बार ये लिख के पूछ लिया जाता है कि कैसा समुच्चय है, तो आप लोग जल्दी से इसको रिक्त बोल देते हैं। रिक्त नहीं, 0 का मतलब 0 तो है, मतलब एक एलिमेंट तो है ना इसमें, 0 एक संख्या तो है ही है जिसको जो इसके अंदर है, तो इसलिए ये एक समुच्चय है, एकल समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिनमें एक ही अवयव हो वो एकल समुच्चय कहे जाएंगे। जैसे 7 और 9 के बीच का पूर्णांक, तो 7 और 9 के बीच में 8 है, ये एकल समुच्चय है। लेकिन क्या बोला गया? 7 और 9 के बीच का पूर्णांक, या 11 और 13 के बीच का पूर्णांक बिल्कुल एक ही आएगा। ये सभी क्या है? एकल समुच्चय है या सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, मतलब आपको ये मालूम है कि ऐसे लिखा है तो ये रिक्त है, लेकिन अगर ऐसे 0 लिखा है तो ये एकल समुच्चय है। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय है, ये एकल, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए ओके, ये बात हो गई। अब देखिए अगला है तुल्य समुच्चय। क्या है? तुल्य या समतुल्य समुच्चय। क्या है? तुल्य का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि कोई एक तुल्य, मतलब दो चीजों में तुलना होगी। जैसे A, B 2 सेट हम ले लेते हैं, इसमें मान लिया 1, 2, 3, 4 हमने लिखा, और यहां पर मान लीजिए हमने लिख दिया X, Y, Z या P, Q, R, S मान लीजिए। चलिए, तो आप देख रहे हैं यहां भी 4 ही तत्व है, यहां भी 4 ही तत्व है, इसलिए ये तुल्य समुच्चय कहे जाएंगे। भले ही ये समान नहीं है, लेकिन 4 तत्व है, जहां पर तत्वों की संख्या बराबर हो वो समुच्चय तुल्य समुच्चय कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे अब अगर मैं बात करूं, यहां पर कुछ भी लिख देता हूं, 2, 8, 10, 12 या कुछ भी ऐसे लिखा, और यहां पर मैंने लिख दिया, चलिए एक और बढ़ा लेते हैं, 4 की बजाय कुछ और हो जाए, जैसे 15, 5 हो गए। यहां पर मैं कुछ भी लिख दूं, मान लीजिए मैं कोई नाम ही लिख देता हूं, राकेश, राजेश, मुकेश, दिनेश, कमलेश, तो वो 5 नाम है, यहां भी 5 है, तब भी ये समतुल्य या तुल्य समुच्चय, क्योंकि 5 तत्व बराबर है। ठीक है, जैसे ये जो चीजें हैं यहां पर, और यहां मान लीजिए कुछ भी मैं करूं, ऐसे लिख दूं कि ठीक है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, क्योंकि 5 तत्व यहां भी, 5 तत्व यहां भी, ये समतुल्य है। ठीक है, या तुल्य। तो ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेट ए यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी यहां के स्थिति में समतुल्य समुच्चय कहे जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये समतुल्य, जिसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, ये क्या होता है। इसके बाद अगला आता है समान समुच्चय। समान समुच्चय, ठीक है, यानी इक्वल सेट। इक्वल सेट, देखिए इक्वल वर्ड से पता है ना, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब जो चीज यहां हो, जैसे मान ले हम लिखे 1, 2, 3, ठीक है, तो यहां दूसरे सेट में भी यही हो। भले ही ये हो सकता है कि 2, 3, 1 लिखा हो,
ये कर सकते। देखिए एक बात और याद रखिए, समुच्चय की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो ये होती हैं कि समुच्चय के तत्वों को उलट पलट के लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उनके क्रम को बदल के लिखते हैं तो वो समान समुच्चय ही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे कि समुच्चय के तत्वों के क्रम को बदलने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया। अब और एक बात विशेषता याद रखेंगे, समुच्चय में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप 1 2 2 3 3 3 ऐसे संख्याओं को रिपीट, ये नहीं होता। ठीक है, समुच्चय में संख्याओं को एक बार ही लिखा जाएगा, उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात, ये दो विशेषता है। तो आपने देखा कि ये ए और बी कैसे समुच्चय समान, भले ही ये क्रम बदला हुआ है। अब जैसे मान लीजिए एक मैं यहां पर कोई और ले लेता हूं, ए बी सी डी, ठीक है, और यहां पर बी आपका फिर लिख लेता हूं ए डी बी सी, ए डी बी सी। ठीक, ये समान समुच्चय बिल्कुल, क्योंकि जो तत्व यहां है वही तत्व या अवयव यहां भी है। ठीक है, भले ही क्रम बदला है लेकिन अवयव सेम है, समान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहीं पर ऐसे हो कि 2 4 6 और बी दूसरा, फिर हो 2 4 6, समान रूप से हो क्रम, तब भी ये क्या है, समान समुच्चय है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि समान समुच्चय क्या होते हैं। मुझे आशा है कि ये भी आप बहुत ढंग से समझ गए होंगे कि समान समुच्चय क्या है। ठीक है, आप सब लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। अगला आ गया संघ समुच्चय यानी यूनियन सेट। अब जो ये आ गया संघ समुच्चय या यूनियन सेट, इसको आप ध्यान से देखेंगे। संघ समुच्चय या यूनियन सेट ये कैसे फाइंड करते हैं, यहां से चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ज्यादातर एग्जाम में यहीं से चीजें पूछी जाती हैं। यूनियन सेट या संघ समुच्चय या ये तीन जो नीचे के लिखे हैं यहां से। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे समझना होगा, जैसे एक सेट ए है, मान लेते हैं यहां पर कुछ भी 1 2 3 4, और एक सेट और बी ले लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं 2 2 4 6 8। अब आपसे कहा जाए कि इसका यूनियन सेट बताए, यूनियन को हमेशा यू से प्रदर्शित करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ए यूनियन बी, ऐसे यू लगा देंगे। ये जो संघ समुच्चय है इसको प्रदर्शित किससे करेंगे, यू से, ऊपर यू ऐसे लिखेंगे। तो इसका ए यूनियन बी मतलब ए संघ समुच्चय बी बताना है आपको। तो इसमें क्या होता है, सभी तत्व शामिल होते हैं, दोनों के 2 हो या 3 हो। अभी तो एक बार में 1 2 ही लेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर आप देखें तो 1 है, 1 होगा, फिर 2 यहां भी है, ए और बी दोनों का लेना ना संघ समुच्चय, तो दोनों में देखेंगे 1 यहां है, यहां नहीं है, फिर भी लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों के तत्व होने चाहिए। बस रिपीट नहीं करना है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी, तो ऐसा नहीं कि 2 2 2 बार लिख दे, नहीं, बस 2 को ले लेंगे। 3 यहां है, यहां नहीं, तब भी 3 लिया जाएगा। 4 यहां है, यहां भी है, तब भी एक ही बार लिखा जाएगा, 5 का मतलब ही नहीं। और फिर 8 बचता, 6 बचता है, 6 यहां है, ऊपर नहीं है, तब भी लिखेंगे, और फिर 8 लिखेंगे। ये जो इस वक्त आपके सामने ये संघ समुच्चय। अगला इसी में सर्वनिष्ठ समुच्चय। सर्वनिष्ठ समुच्चय का मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है, देखिए अगला पार्ट यहीं पर इन्हीं प्रश्नों में देख लेंगे। ए इंटरसेक्शन नीचे की तरफ ऐसे लगाया जाता है। ये जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है इसको ऐसे लिखते हैं, ए सर्वनिष्ठ समुच्चय बी। ये क्या है, यहां से आप लिख रहे हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय या इंटरसेक्शन सेट। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको लिखना है तो इसमें सर्वनिष्ठ समुच्चय में केवल दोनों में जो कॉमन हो, मान लेते हैं यही उदाहरण ले लेते हैं ए और बी, और इनका सर्वनिष्ठ समुच्चय लिखना है, तो सिर्फ दोनों में जो मिलेंगे, मैच करेंगे, कॉमन होंगे, वही लिए जाएंगे। जैसे यहाँ 1 कॉमन नहीं है लेकिन 2 कॉमन है तो 2 ले लिया जाएगा। यहाँ 3 नहीं है, 4 लेकिन देखिए दोनों जगह है तो 4 ले लिया जाएगा, और कोई तत्व तो दोनों में कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का जो ए इंटरसेक्शन भी हुआ वो 2,4, बस यही उत्तर हो गया। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला आता है पॉइंट, यहां से देखिए अगला यहीं पर समझ लीजिए समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस। जैसे a माइनस बी, इसी उदाहरण को ध्यान में रख के कर लेते हैं। a माइनस बी का मतलब जो तत्व a में है लेकिन b में नहीं है वो ले लिए जाएंगे। a में तो है लेकिन b में नहीं है। जैसे a में जो तत्व है लेकिन b में नहीं है, ऐसे कौन है, जैसे 1 है ना, a में है लेकिन b में नहीं है। 2 दोनों में है, छोड़ दीजिए। 3 a में है लेकिन b में नहीं है तो 3 ले लेंगे। 4 यहां भी है, यहां भी है, 6। अब बात खत्म, इतना ही हो गया। जो तत्व a में है लेकिन b में नहीं है वो a माइनस बी। अगर हमें यही चीज बतानी होती b माइनस ए तो उल्टा होता, जो तत्व b में है लेकिन a में नहीं है उसमें ये लिया जाता। तो इस क्रम में देखिए जो तत्व b में है लेकिन a में नहीं है, ऐसा क्या है, तो आप देखेंगे b में तो है लेकिन a में नहीं है, ऐसा क्या है, ऐसा 6 है और 8 है, बाकी तो नहीं है ना, 6 और 8।
देखिए 6 और 8 बी में है लेकिन इसमें नहीं, बाकी तो सब मैच कर रहे हैं। ठीक, तो बस आपको a माइनस बी, बी माइनस ए यही होता है, अंतर जो समुच्चय का होता है वो केवल इतना ही आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से यहाँ के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट आप में हो सकते हैं वो सब पूरे करा दिए गए हैं। एक दो उदाहरण और मैं अपनी तरफ से लेकर के अब मैं आपको कुछ प्रश्न करवाता हूं और उनको आप ढंग से देखिए, समझिए और उनका अभ्यास करिए। जैसे मान लेते हैं कि ए आपका कोई सेट है 2 4 6 8, बी आपका कोई सेट है यहां पर मान लेते हैं 4 5 6 7 8, ठीक है। और अब आपसे कहा जाए आप फाइंड करो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे इस तरीके से इसकी वैल्यू बताओ। तो अब इसका मान कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहली बात, सॉरी यहां पर एक और ले लेते हैं सी, 3 ले लेते हैं, तो अब सी भी ले लेते हैं, कोई एक और लिखते हैं 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, ठीक है। हमने 3 सेट ले लिए और अब आपको ये बताना है, तो कैसे होगा देखिए सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए, ये जो आपको मान बताना है इसमें ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जहां उल्टा यू बनता है इसका मतलब कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, इसको क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय। अभी क्या बताए इसमें कैसे निकालते हैं, जो दोनों में समान हो, तो ये किसके बीच में लेगा, हम क्या करेंगे सबसे पहले इसी को अलग से निकाल लेंगे, बी और सी के लिए है, तो बी देखिए और सी देखिए, इसी को लिखेंगे मतलब जो बी में और सी में कॉमन हो, तो ढूंढिए जरा बी और सी में कॉमन क्या है, बी में भी हो और सी में भी हो, तो ऐसा देखने पर मिलेगा 4 और 5, बस केवल 4 और 5 यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपने देखिए बी और सी में देखा कॉमन क्या है, यहां 4 5 है, यहां 4 5 है, बस ये कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी यानी कि बी सर्वनिष्ठ समुच्चय सी आ गया। अब इतना मिल गया है, अब देखिए इसमें हमको जो फाइंड करना था वो था ए और इसके साथ फिर यूनियन लगा था और यहां पर लिखा था बी इंटरसेक्शन सी, इतने का मान आप निकाल चुके हैं, तो यहां पर रख दीजिए, इसको ऐसे रखिए ए और ये यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी का मान ये आ चुका है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ए की जगह ए वाला मान ले लेंगे, ऊपर क्या क्या है 2 4 6 8, ठीक, ये ए वाला ले लिया, फिर यूनियन है यूनियन लगाया और इसका मान देखिए हमने अभी निकाला है 4 और 5, ठीक है ना। बस अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन तो लेना, और यूनियन का मतलब सभी तत्व एक बार आने चाहिए, तो सभी तत्व देखिए कैसे आएंगे, 2 बिल्कुल 2 आएगा, 4 यहां भी लेकिन एक ही बार लिखेंगे क्योंकि यूनियन का मतलब है एक एक बार सब आने चाहिए, 6 यहां 5 इसके पहले 5 लिखेंगे, ठीक है, पहले 5 लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे, 6 फिर 8, तो देखिए सारे तत्व आ गए। ये जो इस समय आया यही आपका उत्तर हो गया ऐसे प्रश्न का। अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं ये बताइए, तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो ब्रैकेट में है इसको अलग से फाइंड कर लीजिए और फिर इसके साथ उसका समुच्चय बता लीजिए। जैसे ये आया होता ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा, तो हम क्या करते पहले ये ब्रैकेट वाला इंटरसेक्शन निकालते जो दोनों बी और सी में जो कॉमन होता, उसके बाद ए के साथ भी इंटरसेक्शन लेते, फिर देखते ए और यहां जो आया है उसमें जो कॉमन है वो लिख देते। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल करा दिया, ठीक है, अपनी तरफ से आपको लेकर के एग्जाम्पल करा दिया। मुझे आशा है कि आप ढंग से इन चीजों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। अब यदि कुछ भी आपसे ऐसा पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे। अब मान लीजिए ऐसे इस रूप में कि एक तो यहां पर लिख दिया गया आपको 5 7 9 11 13 और यहां पर बी में लिख दिया गया, यहां पर आपको लिख दिया गया इस तरीके से x ऐसा है कि x ऐसा है कि x प्रथम 5 विषम संख्याएं, चलिए प्रथम 5 विषम संख्याएं ये, तो अब आपसे एक तो भाषा इस तरीके से दी गई, एक इस विधि में दे दी गई जो कि आपने पढ़ा था, ये गुण विधि है या फिर सेट समुच्चय निर्माण विधि है ये, और ये रोस्टर विधि है, इन दोनों में दे दिया गया। और अब आपसे कहा गया कि भाई अब ऐसा करो, आप ए इंटरसेक्शन बी बता दो, है ना, या सर्वनिष्ठ समुच्चय निकाल दो, ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय बताओ। ऐसा अगर प्रश्न आ गया तो सबसे पहले आप इसको ढंग से चेंज कर लेंगे, इस जो बी को चेंज कर लेंगे उसी रूप में, इस रूप में। तो इसका मतलब x ऐसा है कि x क्या है, प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्याएं क्या होंगी, 1 3 5 7 9, यही तो होंगी, ये हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे ये चीज चाहे आप ऐसे बोलिए या ऐसे बोलिए, एक ही बात। अब हमारे लिए आसान हो गया।
अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन। ये जब उल्टा यू बनता है तो इसको सर्वनिष्ठ समुच्चय बोलते हैं, और इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन हो दोनों में वही लिखा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, मतलब दोनों में जो कॉमन है। तो कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन है 5 7 9, यहां भी है 5 7 9, यहां भी यही कॉमन है, तो इसलिए 5 7 9 इसका आंसर हो जाएगा। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। कभी कभी इस रूप में आता है तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और एक आध प्रश्न और करते हैं इन्हीं टाइप का। ठीक है, मुझे आशा है आप बहुत ढंग से चीजों को समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब जैसे मैं बोल देता हूं कि अगर सेट या समुच्चय ए ऐसा है कि x ऐसा है कि x ऐसा है कि x पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याएं हैं और कहां से है कि x इज लेस देन 8। चलिए इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है अभी हम देखेंगे। बी देख लेते हैं, और बी में मैं आपको दे देता हूं, चलिए 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अब आपको 2 सेट दे दिए और इसमें मैं आपसे पूछता हूं कि आप ए यूनियन बी भी बताइए, ए इंटरसेक्शन बी दोनों बताइए। ठीक है, अब आप देखिए आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि हाँ इसका मतलब क्या है। x ऐसा है कि x पूर्ण संख्या है, पहले क्या है, ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर, तो आप इसको उसी रूप में पहले बदल लीजिए। पूर्ण संख्याएं हैं और उसके बारे में भी बताया है कि वो लेस देन 8 से छोटी होनी चाहिए। पूर्ण संख्याएं लेनी है, x का ऐसा है कि x पूर्ण संख्याएं हैं लेकिन 8 से छोटी, इस इतने से ये समझ में आ रहा है कि 8 से छोटी भी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 यहीं तक तो लेंगे, ये पूर्ण संख्या ले ली गई और 8 से कम भी है। ठीक है, ये सारी शर्तों को पूरा कर दिया इसने, ये बन गया। अब आपका ए उस रूप से इस रूप में आ गया। अब आसान है, अब देखिए इसमें और इसमें आप कुछ भी बता सकते हैं, जैसे ए यूनियन बी, तो यूनियन का मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो चलिए देखते हैं, जैसे 0 यहां है, ठीक है, 1 यहां है, यहां नहीं है, और रिपीट कोई नहीं होगा, 2 यहां दोनों जगह, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। 3 यहां है, 4 यहां है, 5 यहां है, 6 यहां और यहां दोनों जगह है, 7 वहां है। ठीक है, फिर यहां से 8 है, 8 के बाद फिर 10 और 12 है। ठीक, इस तरीके से तो ये ए यूनियन आ गया, क्योंकि यूनियन में आप क्या करते हैं, ये जब यू ऊपर होता है यानी कि संघ समुच्चय में आप क्या करते हैं, सबको ले लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय है। तो अब यहां पर सर्वनिष्ठ में जो सिर्फ कॉमन हो, जो इसमें और इसमें कॉमन हो, तो आप देखिए जरा कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको। 0 1 से मतलब नहीं, 2 यहां भी, 2 यहां भी, 4 यहां भी, 4 यहां भी, 6 यहां भी, 6 यहां भी, और कोई कॉमन नहीं है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो कॉमन है वही लिखे जाते हैं, तो 2 4 और 6 ही कॉमन है, इसलिए हम इसका आंसर 2 4 6 बता देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अगर यहीं पर पूछा गया होता a माइनस बी बताओ, तो क्या करते, जो अवयव a में है लेकिन b में नहीं है, a में है लेकिन b में नहीं है, ऐसे कौन से हैं, देखिए तो 0 है जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, 1 है जो a में है लेकिन b में नहीं है, 2 है इन दोनों में कोई मतलब, 3 ऐसा है जो इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 5 ऐसा है जो इसमें नहीं है, ठीक है, 6 है, 8 7 ऐसा है जो इसमें नहीं है, ठीक है, 5 के बाद, और बाकी कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमको क्या करना है, a माइनस बी का मतलब होता है जो a में हो लेकिन b में ना हो। इस प्रकार से आपने लिख लिया। ऐसे ही अगर b माइनस ए लिखना होता है तो जो b में है लेकिन a में नहीं उनको लिख देते। तो मुझे आशा है आपने देखा कि आप a माइनस बी, a यूनियन बी, a इंटरसेक्शन बी, ये सब आप सीख गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिटेल में एक एक चीज बताने का प्रयास किया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। मुझे आशा है आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ गए होंगे। आगे मैं प्रयास करूंगा कि अब अगले पार्ट में कभी भी जैसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आगे, तो उसमें हर चैप्टर के बहुत सारे डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस आपको अच्छे से कराए जाएंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, सारे चैप्टर्स का अभ्यास कार्य अब होगा। आज से आपका मैथमेटिक्स का समस्त कोर्स, हर प्रकार का कोर्स संपन्न हुआ, कंप्लीट हुआ, और इसके बाद अब हमारा कार्य होगा आपको प्रैक्टिस कराना, बेहतर एग्जाम की प्रिपरेशन कराना। आप लोग तैयार हो जाइए और ढंग से प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाइए। मिसलिनियस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ढंग से आपकी प्रैक्टिस और अभ्यास कार्य होगा। आप लोग यदि कोई और भी अपनी बात रखना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से बोले,
और आपको कैसा लग रहा है वीडियोस, और पढ़ने में आपको क्या सहायता प्राप्त हो रही है, आप लोगों के लिए कितना लाभदायक है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि आपके एग्ज़ाम तक हम आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करा सकें। सो अब जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।